गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमित गुप्ता आप लोगों के सामने क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, मोशन। तो मोशन को डिफाइन करने से पहले, मोशन को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा वर्ड पढ़ लेते हैं, पोजीशन। हालांकि आपको दैनिक जीवन में पोजीशन के बारे में जानते जरूर होंगे, लेकिन उसको कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। तो आइए ऑब्जर्व कराते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो चैप्टर है वो टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें तो उसी में फिजिक्स हमारा छुपा हुआ है। तो पोजीशन क्या होता है? पोजीशन मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। अगर बोला जाए कि ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ से 5 मीटर दूरी पे है, तो यानी कि इस मार्कर का पोजीशन बताया जा रहा है। इस मार्कर का पोजीशन बताया जा रहा है किसके रिलेटिव में, किससे कंपेयर किया जा रहा है, कहां से? इस हाथ से। मतलब इस हाथ से इस मार्कर की दूरी जो है वो हमारा कितना है? 5 मीटर के दूरी पे है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमें एक पॉइंट की, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया जा सके। तो इसीलिए जो अब ये पोजीशन है ना, वो एक रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म है। पोजीशन क्या है? रिलेटिव है। रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट से कि इस मार्कर का ऑब्जेक्ट, इस मार्कर का पोजीशन जो है इस हाथ से कितना मीटर की दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पे। वही अगर हम इसी मार्कर का दूरी हम बोले कि ये कैमरे से कितने दूरी पे है, तो बोले 10 मीटर। 10 मीटर का हो सकता है ना? तो ये डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिपेंड करता है किस पे? रेफरेंस पॉइंट पे। अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करें तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी क्या होगा? चेंज होगा। वैसे ही मोशन भी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। सेम जैसे पोजीशन रिलेटिव टर्म था, वैसे ही एक जो मोशन है वो भी क्या है? रिलेटिव टर्म है। हालांकि मोशन नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? मोशन बोला जाता है। बात सही है, लेकिन फिजिक्स के भाषा में, फिजिक्स के टर्म में हम मोशन के बारे में क्या समझते हैं, आइए समझाते हैं। मोशन जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। जब उसका पोजीशन जो है वो समय के साथ चेंज करे। जैसे इसका एक्चुअल एग्जांपल बताते हैं, एकदम परफेक्ट एग्जांपल बताते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करे तब तो उसका मोशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट कोई एकदम स्लो मूव करे तो उसका मोशन ऑब्जर्व करना हमारे बॉस की बात नहीं है, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? तो ये जो चीज है वो उसके पोजीशन से पता चलता है। जैसे एग्जांपल में घड़ी का जो घंटा वाला सुई है वो क्या है? काफी स्लो मूव करता है। हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मूव तो कर रहा है। तो इसी चीज, इस घड़ी का घंटा वाला जो सुई है उसको हम मूविंग ऑब्जेक्ट बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो घड़ी का घंटा वाला सुई है वो क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ। तो इससे साफ पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो अगर समय के साथ चेंज करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। एक और टर्म हम बोले थे, मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। तो इसको भी हम बताते हैं कैसे रिलेटिव टर्म है। जैसे जो घर है, पेड़ है, या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स है, ये सब क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ चीज है, ये चलता नहीं है, मूव नहीं करता है। लेकिन मूव नहीं करता है ये तो हम जानते हैं। अगर हम इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें तो ये भी मूव करेगा। जैसे हम लाइव एग्जांपल लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। ऐसे एग्जांपल, हम किसी कार में मूव कर रहे हैं तो कार के बाहर जो पेड़ पौधे हैं वो हमको चलता हुआ नजर आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिस साइड हम मूव करते हैं उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता हुआ, मूव करता हुआ वो ट्री नजर आएगा, हम नजर नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
हम रेफरेंस पॉइंट खुद को मान रहे हैं और ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, उस ट्री को, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर मान लीजिए वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर आप खड़े हैं और आप गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे गाड़ी को, कि हम रुके हुए हैं और गाड़ी क्या कर रहा है, गाड़ी चल रहा है, कार जो है वो मूव कर रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट जैसे हम चेंज करेंगे वैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन भी क्या होता है, चेंज करता है। अब आगे टॉपिक पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक टर्म बताते हैं, क्वांटिटी, जो कि आप पहले भी जान चुके हैं। क्वांटिटी का हिंदी मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी का हिंदी मतलब होता है मात्रा। मात्रा जो है वो दो तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जैसे हम बोलेंगे कि इस पेन का जो लेंथ है, लंबाई है, वो 5 मीटर है। इस पेन का जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो हम इसमें ये कहीं डिफाइन नहीं किए कि 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है, या फिर 5 मीटर साउथ की तरफ है, या फिर 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है, ऐसे कुछ करके नहीं करते हैं। बस बोल देते हैं कि इस पेन का जो लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर है। यानी कि जो ये 5 मीटर है, 5 मीटर तो हो गया मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन की, दिशा की कोई बात नहीं हो रही है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें दिशा की कोई बात ना हो, तो उस क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आते हैं, यहां इसीलिए लिखे हैं ओनली मैग्नीट्यूड। और हाँ, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका जो वैल्यू होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं पाया जाएगा। ये नहीं पाया जाएगा कि इस मार्कर का जो लेंथ है वो -5 मीटर है, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। अब दूसरा क्वांटिटी आता है वेक्टर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। हमारे फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वांटिटी हमारा सबसे जरूरी है समझना, क्योंकि आगे भी काम आते रहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोला जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। जैसे आप फोर्स पढ़े होंगे 8 क्लास में, 8 क्लास में आप फोर्स पढ़े होंगे। फोर्स जो है वो, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन माना जाता है, न्यूटन होता है। तो बोलेंगे 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, तो उसमें डायरेक्शन दिखाना जरूरी है कि 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो आगे की तरफ लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर ऊपर लग रहा है, या फिर नीचे लग रहा है, दाएं लग रहा है या फिर बाएं लग रहा है, ये डिफाइन करना जरूरी है। तो जो फोर्स है वो क्या है हमारा, उसमें मैग्नीट्यूड तो है कि 5 न्यूटन क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। और जैसे 5 न्यूटन जो है वो क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और इसके साथ जो अपवर्ड या फिर बैकवर्ड ये जो चीज लगा होता है, ये चीज हमारा डिफाइन करता है कि जो फोर्स है ना वो अपवर्ड लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है। तो ये जो है अपवर्ड और बैकवर्ड वो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो मोशन टॉपिक है हम आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के बारे में पहले जानते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, मतलब यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कुछ दूरी तय करेगा, और वही जो उसका एक्चुअल दूरी है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है कि वो किस साइड से मूव कर रहा है, बस वो कितना दूरी तय कर रहा है, उसी दूरी को, उसी लेंथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस को डिफाइन किए हैं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जो एक्चुअल लेंथ है, जो वास्तव में जो दूरी वो तय किया है, उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और एक दूसरा टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपके लिए नया होगा। 9th क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए ये टर्म नया होगा। तो आइए इनके इसके बारे में जानकर हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसमें डायरेक्शन होता है कि हम मूव कैसे कर रहे हैं। देखिए कैसे डिफाइन किए हैं, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज
डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करके किसी दूसरे पोजीशन पे जाता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, तो पहले जहां था और अब जहां आ गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा दूरी होगा ना, सबसे छोटा जो लेंथ होगा, उसी दूरी को हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें तो डायरेक्शन निर्भर करता है। अगर मान लिए कि हमको जाना है यहां जाना है लखनऊ से दिल्ली की तरफ, तो लखनऊ से दिल्ली जाना है, पोजीशन चेंज करना है, तो उसके लिए बहुत से रास्ते होंगे, जिसमें कोई ऐसा रास्ता होगा जिसमें कम ट्रेवल करना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता होगा जिसमें काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। तो जो कम वाला दूरी होगा वही हमारा वो क्या होगा, लखनऊ से दिल्ली तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे टोटली बेस्ड हो रहा है ना, कि डायरेक्शन हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए कौन सा रास्ते पे हम कौन से रास्ते के माध्यम से हम होके दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि इसमें डायरेक्शन है। और जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन नहीं है, बस उसमें एक्चुअल लेंथ जो हम कवर्ड किए, जो ट्रेवल किए हैं, उसी का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो वही लिखे हैं, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ है, डायरेक्शन तो नहीं है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, दूरी का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि लखनऊ से दिल्ली का जो दूरी है वो -500 मीटर है या फिर -500 किलोमीटर है, ऐसे आप कभी भी नहीं सुनेंगे। तो जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि उसका दिशा उसमें दिशा आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, तो दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों आता है, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल पोजीशन यहां पे है और वो मूव कर रहा है इधर इस साइड की तरफ 3 मीटर, और फिर अपवर्ड मूव कर रहा है 4 मीटर। तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस वो कितना मूव किया, 3 ये था और 4 ये, 3 और 4 7, यानी कि जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है गया, 7 मीटर। लेकिन क्या इससे कोई दूसरा रास्ता है, दूसरा शॉर्टेस्ट वे है जिसके थ्रू हम जाएं तो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल हो? तो हाँ है। ये क्या है, हाइपोटेनस के थ्रू हम जाएंगे तो कहो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जो ये शॉर्टेस्ट, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनली हमको यहाँ पहुंचना है, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो हाइपोटेनस होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। तो हम इस रास्ते के थ्रू जाएंगे फाइनल पोजीशन पे, तो हमको कम दूरी तय करना पड़ेगा, यानी कि इसमें दूरी डायरेक्शन तो बता रहा है कि आप इस डायरेक्शन से जाएंगे तो हमको दूरी क्या करना पड़ेगा, कम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना निकालिए, 5 मीटर। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है और डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर है। ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का, मोशन चैप्टर का। आगे ऐसे ही हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, इसके लिए आप वेट कीजिए, हम जरूर बनाएंगे। और हमारे YouTube चैनल पे कमेंट जरूर कीजिए, जो भी टॉपिक में डाउट हो उस पर कमेंट जरूर कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। थैंक यू।